स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने जंतु जगत का वर्गीकरण स्टार्ट किया था, जिसमें मैं कुछ पार्ट करवा चुकी हूं और कुछ पार्ट अभी बाकी है। सो आज की क्लास में हम बचे हुए सेक्शन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास और हम देखते हैं जंतु जगत को। सबसे पहली चीज तो मैं क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने ये वाला सेक्शन यूनिसेलुलर एनिमल्स का पढ़ा दिया है, जिसमें प्रोटोजोआ वाला पार्ट हो चुका है। मेटाजोआ में अभी हम इंटरब्रेट्स में चल रहे हैं, कशेरुक वाले सेक्शन में चल रहे हैं, जिसमें कई चीजें हो चुकी हैं बट कई सारी चीजें बाकी भी हैं, है ना। लगभग 3 से 4 चीजें पढ़ाई हैं, तो लास्ट क्लास में वो पढ़ाया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ और आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एनालिडा से। आपको पूरे पूरे सेंटेंस केवल रीड करना है, बट ध्यान किसका रखना है, केवल कुछ मेन चीजों का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि मैं इसे अलग से लिख के पढ़ा नहीं रही हूँ, पूरा थ्योरी वाला सेक्शन है, तो समझने की कोशिश करिएगा। एनालिडा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस संघ में आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा खंडों में विभक्त होता है, यानी खंडित होता है ना। खंडित लंबा बोला है एवं कृमि के आकार का होता है, मतलब एक कीड़े के आकार का होता है। ओवरऑल यहाँ पर ये देखा जा रहा है। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, अपने जीवन के लिए किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, फ्री लिविंग ये होते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर में अनेक खंड होते हैं। हमने देखा ये खंडित होते हैं, तो ये कई सारे खंडों में विभक्त होते हैं, अनेकों खंड होते हैं, आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते। इनमें उच्चर्म बहुत पतला होता है, क्यूटिकल जिसे हम कहते हैं, वो वाला सेक्शन कैसा होता है, पतला होता है। इनके शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा स्टूक होते हैं, ये भी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी एनालिडा में पाए जाते हैं। अब मेन चीज पे ध्यान रखते हैं। मेन चीज क्या है कि ये कई सारों खंडों में क्या होता है, बटा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि मैम ये कैसा होता है, खंडित। सेकेंड पॉइंट में आपसे क्या बोलूंगी कि ये कैसा होता है, भाई लंबा होता है। और ये एक कृमि यानी कीट के आकार का होता है, तो ये कृमि के आकार का होगा। हमने क्या देखा, तो हमने बस यही तो देखा है कि ये खंडित होगा, लंबा होगा और कृमि के आकार का होगा। ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी होते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखेंगे कि इनके शरीर में अनेकों खंड होते हैं। तो पॉइंट हमें ये भी ध्यान रखना है कि खंडित तो होते हैं, पॉइंट हमें ये तो ध्यान रखना है कि खंडित तो होते हैं लेकिन अनेक खंडों में होते हैं, लेकिन अनेक खंडों में ये खंडित होते हैं। क्लियर? इस चीज का विशेष रूप से ध्यान आप रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, इनमें उच्चर्म बहुत पतला होता है, क्यूटिकल जिसे हम कहते हैं, और इनके शरीर में छोटे छोटे कांटेनुमा शोक होते हैं। तो कुछ मेन चीजें मैंने आपको अलग से बताई हैं, वो ध्यान रखना है ना। इसमें जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है भाई, पतला होता है। ओके, तो कुछ ये मेन पॉइंट्स थे, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, आपकी सुविधा के लिए बता दे रही हूँ। इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। पहली बात तो वृक्क को इसको ऐसे लिखना है, इंग्लिश में ये गलत है, इसको हम किडनी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर गलत लिखा है, ऊपर वाले सेक्शन में सही एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द किडनी, बिल्कुल सही है ना। सो इनमें उत्सर्जन वृक्क यानी किडनी के द्वारा होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, की अगर उत्सर्जन की बात आएगी इनमें, तो हम क्या बोलेंगे, किसके द्वारा होता है भाई, किडनी के द्वारा होता है। किडनी एक ऐसा अंग है जो सर्जन करता है, तो इनमें सर्जन भी किडनी के द्वारा होता है। इसमें रेस्पिरेशन साधारणतः त्वचा द्वारा या फिर किसी में क्लोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे, श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन या श्वसन से ये रिलेटेड है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन होगा, या तो वो गिल्स के द्वारा होगा, है ना, गलफड़ों के द्वारा होगा, या फिर किसके द्वारा होगा, त्वचा यानी कि स्किन के द्वारा। गिल्स के द्वारा होगा या फिर स्किन के द्वारा होगा, दो चीजों के कारण ये होगा। इस संघ के कुछ जंतु एक लिंगी तथा कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। 6 पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना होगा कि कुछ जंतु कैसे होंगे भाई, ये एक लिंगी। लिंग की अगर बात आएगी तो दोनों ध्यान रखना कि कुछ जंतु एक लिंगी भी होंगे, है ना। लिंग की बात आएगी तो ध्यान रखना कि एक लिंगी भी होंगे, और क्या ध्यान रखना कि उभय लिंगी भी होंगे, उभय लिंगी भी होंगे। शॉर्ट में वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगी, बट साथ साथ में मैं लाइंस को छोटा कर रही हूँ आपके लिए। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, है ना, वैसे तो देख ही रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो आप पूरी थ्योरी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, इन शॉर्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है इसके सामने, जैसे कि एक नेरीज एक एग्जाम्पल होता है इसका, एप्रोडाइट एक एग्जाम्पल होता है इसका, केचुआ अर्थवर्म जिसे हम कहते हैं वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इंग्लिश में गलत लिखा है, ध्यान रखना। जो किसका एक एग्जाम्पल है, लेकिन इंग्लिश में ये क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो किसके होते हैं भाई, तो हम पढ़ रहे थे किसको,
हम पढ़ रहे थे एनालिडा, एनालिडा की एग्जांपल्स होते हैं। सारे एनालिडा कैसे दिखाई देते हैं, कुछ ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, बहुत लंबे से होते हैं और ये अनेकों खंडों में विभक्त होते हैं, बहुत सारे खंड इनमें होते हैं और ये खंड है ना बहुत पास पास या बहुत दूर दूर भी नहीं होते हैं, तो ये कई सारे खंडों में कुछ इस तरीके से विभक्त होते हैं, कुछ इस तरह से इन खंडों में ये विभक्त होते हैं। क्लियर? तो ये इतनी चीजें हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखने की। फर्स्ट हमारा एनालिडा वाला सेक्शन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं ऑर्थोपोडा की तरफ। ऑर्थोपोडा की अगर मैं बात करूं तो इसके भी कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ये संघ के जंतु जो होंगे वो जल में भी रहेंगे, थल में भी रहेंगे और वायु में भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे। पहला पॉइंट, इनकी लोकेशन क्या होगी, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑर्थोपोडा कहाँ कहाँ रहते हैं। क्लियर बोलना कि ये धरती पर लैंड में भी रहेंगे, है ना, यानी कि थल में भी रहेंगे, और क्या बोलेंगे आप, वाटर में भी रहेंगे, यानी कि जल में भी रहेंगे, और क्या बोला था, एयर, यानी कि और कहां पर होंगे, वायु में भी रहेंगे। ऑलमोस्ट इतनी जगह पर ये रहते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्विक सममित होता है, ये भी ध्यान रखना, बस इसको सुन लो। ऐसे कुछ चीजें बहुत इतनी भयानक मिलेंगी कि इतना वहां पे नहीं जाना है, आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारा आपको पढ़ा रही हूँ इसी में। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉडी होगी वो कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होगी। जैसे कि मैम ये किन किन में डिवाइड होगी, तो क्या बोल रहे हैं कि ये हेड में डिवाइड होगी, बिल्कुल इनका एक हेड होगा। इनका थोरेक्स यानी कि वक्ष वाला पार्ट भी होगा, है ना, थोरेक्स यानी कि वृक्ष वाला पार्ट भी होगा, और उदर, और इनका उदर यानी एब्डोमेन वाला पार्ट भी होगा, है ना, एब्डोमेन वाला पार्ट भी होगा। इतने सारे पार्ट इसके होंगे। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, कभी कभी और सिर वक्ष जुड़कर शिरोवक्ष का निर्माण करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि अगर सिर भी मिल जाएंगे और वक्ष भी मिल जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे, सिरोवक्ष बना लेंगे। ये भी ये समझा रहे, इस वर्ड को ध्यान रखना। और ऐसा किस में होगा, तो ऑर्थोपोडा में होगा। इनका बाह्य कंकाल एक मोटी काइटिन की बनी उच्चर्म का बना होता है। केवल इतना ध्यान रखो कि जितने भी ऑर्थोपोडा होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो किसकी, उसमें जो लेयर होती है ना, वो ध्यान रखना वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना, काइटिन की बनी हुई ये उच्चर्म का होता है। क्लियर? ये मैंने ऑर्थोपोडा के बारे में बताया। आई होप आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हूँ। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, चौथा सुन लीजिएगा। इनमें देह गुहा एक रुधिर गुहा होती है। देह गुहा क्या होती है, एक रुधिर गुहा होती है जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनी होती है। दिस द बॉडी कैविटी इज द ब्लड कैविटी। देह गुहा एक रुधिर गुहा होती है, so यहाँ पर ब्लड कैविटी, भाई मैं कहूँ कि मीनिंग थोड़ा वैसा लग रहा था मुझको। तो बेसिकली ये जो शरीर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे रक्त से मिलकर बना होता है। तो रक्त से बना होता है, तो रक्त गुहा की ही यहाँ पर बात चल रही है। ये इंग्लिश में गलत लिखा है, इसको ब्लड कैविटी लिखना है ना हिंदी वालों। अगर रुधिर गुहा के बगल में लिखना तो ब्लड कैविटी लिखना। मैं इसलिए कंफ्यूज हुई कि मुझे मैच नहीं हुई होते देखी ना लाइन। तो क्या बोल रहे हैं, होती है जो रक्त वाहिनियों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें खुला रुधिर तंत्र यानी ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। देखो खुला रुधिर तंत्र मतलब नो वेसल्स, इनमें कोई वेसल्स यानी कि नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, या पाई भी जाती होंगी तो इनके अंदर क्या होता है कि उनमें रक्त का प्रवाह नहीं होता। जैसे हमारे में ब्लड का फ्लो, ब्लड जो है वो उसमें फ्लो होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें निषेचन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है। पहली चीज तो हमने क्या देखी, कितने पॉइंट हो गए थे, कितने पॉइंट हो गए थे, 4। पांचवा पॉइंट आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये कैसा होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। चौथा होगा ना भाई, पांचवा क्यों होगा, चौथा। ये कैसा होता है, तो ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ये खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है दोनों तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। फिफ्थ पॉइंट याद रखेंगे कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी कि जो निषेचन होता है वो दोनों होता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, दोनों ही तरीके से ये होता है। उदाहरण, बिच्छू, मकड़ियां, झींगा, केकड़ा, तिलचिट्टा, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट आते, कुछ देखने में ये ऐसा होगा, ये इसका सर है और वक्ष वाला ये सेक्शन होगा, ये दोनों मिला जाएंगे तो शिरावक्ष हो जाएगा, शिरावक्ष जिसे हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। अगला मॉलस्का की तरफ आते हैं। मॉलस्का
इनमें अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, मतलब जो मोलस्का की बात करें इनमें वो जीव आते हैं जो कैसे होते हैं, समुद्री, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो साफ पानी में पाए जाते हैं और स्थल यानी जमीन पर भी होते हैं। ये खंडहीन होते हैं, इनका कोई खंड विभक्त नहीं होता है, तो ये खंडों में तो विभक्त नहीं होते हैं। और कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं जिनमें अधिकांश मंद गति से ये चलने वाले होते हैं, बहुत स्लो स्लो ये चलते हैं और काफी सॉफ्ट होते हैं। इनका शरीर एक पतली झिल्ली जिसे हम मेंटल कहते हैं उसके द्वारा ढका हुआ होता है। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच भी पाया जाता है, कवच मतलब शेल भी होती है यहाँ पर। इनकी आहार नाल पूर्ण होती है और यह यू के आकार की होती है। आहार नाल के बारे में ध्यान रखना कि ये यू के आकार की होती है और आहार नाल से संबद्ध एक पाचन ग्रंथि भी इसमें होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी इसमें पाई जाती है। किसमें, मोलस्का में। किसकी बात चल रही है, मोलस्का की। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुने। पहली चीज तो इनकी लोकेशन क्या होती है ना, तो शॉर्ट में लिख लेना मरीन, या फिर क्या लिखेंगे, समुद्र, तो फिर या फिर क्या लिखेंगे, समुद्र। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी तथा स्थल पे भी पाए जाते हैं, ये तो ध्यान रहेगा। खंडहीन होते हैं, पहला पॉइंट, ये कैसे होते हैं, खंडहीन होते हैं, मतलब ये खंडों में विभक्त नहीं होते। कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं, तो इनका शरीर कैसा होता है, कोमल शरीर होता है। और क्या कहा जा रहा है कि अधिकांश ये मंद गति से चलते हैं, बहुत स्लो चलने वाले होते हैं, स्लो चलते हैं, मंद गति से यानी कि स्लो चलते हैं। इनका शरीर एक पतली झिल्ली जिसे हम मेंटल कहते हैं उससे ढका हुआ होता है। थर्ड पॉइंट, इनका जो शरीर होता है ना वो एक पतली झिल्ली से ढका हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं मेंटल, जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच शेल होता है। इनमें जो आहार नाल होती है, आहार नाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो इनमें जो आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कैसी होती है, कंप्लीट होती है। कंप्लीट यानी कि पूरी होती है। मैं अलग से नहीं लिख रही हूँ, मैं यही लाइन भी पढ़ते जा रही हूँ। शॉर्ट में जितना शॉर्ट ये लिख सकती हूँ मैं उतना शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे कहते हैं कि मैम आप अपनी ही लैंग्वेज में प्लीज हमें बताइए, और कुछ ऐसे होते हैं कि मैम आप हमें अलग से बताइए, है ना, मतलब जो पूरा है वो बताइए, ठीक है। चलिए इसके आगे और आते हैं। ये मोलस्का के बारे में बात चल रही थी, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू और करूंगी मैं। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, बिल्कुल। इनमें रक्त का जो परिसंचरण है वो टोटली डेवलप्ड होता है। रक्त नीला होता है, हरा होगा, लाल होगा, और फिर क्या बोल रहे हैं, रंगहीन होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें रक्त का परिसंचरण जो है वो विकसित होगा। कौन सा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट है ना। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें जो रक्त परिसंचरण होगा, रक्त का जो परिसंचरण होगा वो कैसा होगा भाई, टोटली डेवलप्ड होगा, यानी कि ये कैसा होगा, वो विकसित होगा। रक्त नीला भी होगा, हरा भी होगा, लाल भी होगा, रंगहीन भी होगा। रंग की अगर मैं बात करूं तो हिमोसियानिन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। सुनो सुनो सुनो, इतना हमें नहीं जाना है ऐसा, मैं इसको और अच्छे से समझाती हूँ। ब्लड का कलर के लिए कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन, हिमोसाइनिन, हेमोलिब। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ब्लड का कलर रेड होता है हेमोग्लोबिन के कारण, ब्लड का कलर ब्लू भी होता है हेमोसाइनिन के कारण, उसी के बारे में बात चल रही है। तो इसमें जितने भी जीव होंगे वो नीले, हरे, लाल और रंगहीन यानी कलरलेस भी होंगे, जिसमें से एक के बारे में बताया हिमोसियानिन, ये हिमोसाइनिन भी कह सकते हैं आप इसे, तो जो ब्लड को नीला कलर देता है, नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। इंडिविजुअल इसके कारण नहीं होगा, अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, जिनमें से एक का ही यहाँ पर नाम दिया है, मैंने बाकी का अलग से बताया। ये प्राय एक लिंगी होते हैं, एक लिंग वाले होते हैं, परंतु कुछ जंतु इसमें द्विलिंगी माने दो लिंग वाले भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पायला हो जाएगा, ऑक्टोपस होगा, सीप होगा, मोती शुक्ति, कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, इसको ध्यान रखना है ना। और कई बार जैसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत चेंज मिले ना, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मैच कर लेना। कुछ शब्द मुझे लग रहे हैं कि थोड़े बहुत चेंज होते हैं, ये कुछ डायग्राम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इकाइनोडर्मेटा की तरफ कि इकाइनोडर्मेटा क्या होता है ना। नेक्स्ट आते हैं इकाइनोडर्मेटा की तरफ, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं सारे कैसे होते हैं भाई, समुद्री होते हैं, समुद्र में रहते हैं। इकाइनोडर्मेटा के जितने भी जीव होंगे वो सब पानी में रहेंगे, जलीय रहेंगे। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, भाई पानी में है तभी तो जल संवहन तंत्र पाया जाता है। वाटर कंडक्शन सिस्टम इज फाउंड इन देम।
इनके त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट तथा कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे भी पाए जाते हैं। ये अंतःकंकाल का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं? अंतःकंकाल का निर्माण भी करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क इनमें नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र के अंदर जो मस्तिष्क होता है वो एकाइनोडर्मेटा में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा, इनमें उत्सर्जन अंग भी नहीं पाए जाते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी इनमें डेवलप्ड नहीं रहते हैं, वो भी इनमें नहीं पाए जाते। इनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। यस, इनमें नर मादा अलग अलग होते हैं। इसका मतलब इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। पुनरुत्पादन की विशेषता या क्षमता भी इनमें पाई जाती है। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिटल स्टार, कुकुमेरिया, ये सब इसके एग्जांपल्स होंगे, है ना। और ये है इसका डायग्राम, मतलब कुछ इमेजेस मैंने लगाई हैं, मैंने जानबूझ के लगाई ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए इमेज देखकर, है ना। मैं साइड हो जाऊं वरना कहोगे कि मैम आप तो सामने ही खड़े हो, कैसे समझे हम इसको। सबसे नेक्स्ट आइएगा, आई थिंक ये लास्ट है ना, आई थिंक ये लास्ट है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा मत्स्य वर्ग। चलिए, तो हम बात करें संघ कॉर्डेटा की। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठरज्जु अवश्य पाया जाता है, जिसे हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं। पृष्ठरज्जु का जो विकास होता है ना वो मेसोडर्म से होता है। ये एक तरीके की सेल होती है। इनके जीवन की किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ नालाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी अवश्य पाई जाती है। भ्रूणीय विकास में, मतलब जो गर्भ में है भ्रूणीय विकास, भ्रूण के विकास की अगर बात करूं मैं, तो उसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है, उसी का ही एक छोटा सा पार्ट होता है ना। विकसित होने पर इसके चारों ओर क्या होते हैं? कशेरुक दंड होते हैं। तो एक कशेरुक दंड, जिसे हम अगर बात करें रीढ़ की हड्डी की अगर मैं बात करूं, तो वो कैसे बनना शुरू करता है? तो पहले वो कैसा होता है? भ्रूणीय अवस्था में होता है एक्टोडर्म, और फिर धीरे धीरे करके ये बनता है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें पूर्ण विकसित रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड होता है ना। इनमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क भी होते हैं और तंत्रिका तंत्र भी पाए जाते हैं, जो कि आप एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं। हर एक चीज आपके सामने है। ये माउथ ओपनिंग वाला सेक्शन है, ये नर्व कॉर्ड है ना। ये पोस्ट एनल टेल है, टेल वाला सेक्शन, पुछ पुछ बोलते हैं जिसे हम, वो है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्लास स्पेशीज की बात करूं, मत्स्य वर्ग, इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं। थैंक गॉड हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें क्या आती है, मछलियां आती हैं, है ना। ये तो किसी को पता ही नहीं होगा कि इसमें क्या आती है, इसमें मछलियां आती हैं, है ना। और समझिएगा इसी के बारे में कि जो लवणीय और मृदु जल में पाई जाती हैं, है ना, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, और लवणी यानी मरीन, समुद्र में पाई जाती हैं, ये सभी अनियत तापी जंतु है। अनियत तापी जंतु है, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। प्लीज इसे कट कर देना। अच्छा, ये इसी का ही नाम है, ठीक है, इसे भी एक बार याद कर लेना। बाकी तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, इसी का ही दूसरा नाम है, तो ये भी याद रख लेना। इनका शरीर, मुझे लगा शायद वो कुछ भी तो ना लिखा है, तो इस वजह से मैंने बोला। इनका शरीर धारा रेखित एवं बाह्य कंकाल शल्कों के रूप में होता है। इनमें श्वसन क्लोम द्वारा होता है। ऑब्वियस सी बात है, मछलियों की बात चल रही है तो रेस्पिरेशन कौन करेगी? गिल्स करेंगे, गलफड़े करेंगे, है ना। हम किसमें करते हैं? तो हमारे फेफड़े करते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, इनका हृदय द्विवेशमी यानी बायलॉब्ड होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ये केवल इम्प्योर ब्लड को ही पंप करने का काम करता है ना। केवल इम्प्योर ब्लड को ही क्या करता है? पंप करने का काम करता है। ये जल में अंडे देने वाले वर्टिब्रेट हैं, जल में अंडे देते हैं ये। और उदाहरण के लिए शार्क हो जाएगा, टॉर्पेडो होगा, रोहू, कतला, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं आपके सामने मत्स्य वर्ग की, इसे और एक बार देख लीजिए, है ना, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि मत्स्य वर्ग में कौन कौन सी मछलियां आती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लास एम्फीबियन उभयचर वर्ग के बारे में भी बात कर लेती हूँ मैं। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एम्फीबिया या उभयचर होता है, क्योंकि एम्फीबी का मतलब ये होता है बोध। तो ये जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, दोनों ही जगह होते हैं। ये अनियत तापीय जंतु होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। इनके शरीर पर शक यानी कि स्केल्स होते हैं, बाल होते हैं, पंख नहीं होते हैं। अच्छा, उल्टा बोला है, इनके शरीर पर ना ही स्केल्स होंगे यानी कि शक, बाल, पंख कुछ नहीं होंगे, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथि में यानी कि ग्लैंड्यूलर होने के कारण काफी चिकनी होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है? ग्लैंड होती है। इनका अंतःकंकाल अस्थि का बना होता है, मतलब जो एंडोस्केलेटल होता है वो किसका बना होता है? अस्थि यानी कि बोन्स का। इनके हृदय में 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो उभयचर होते हैं उनमें 2 आलिंद यानी ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। इनमें बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें अधिकांशतः परिवर्धन के समय एक लार्वा बनता है।
जिसे टेडपॉल लार्वा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए सैलामेंडर या मेंढक इसके अंतर्गत आते हैं। सैलामेंडर या मेंढक के लिए इसके अंतर्गत आते हैं, उभयचर में। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, सरीसृप वर्ग की अगर मैं बात करूं, ये साधारणतः स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ जलवासी भी होते हैं। बेसिकली किसमें रहते हैं? स्थल में रहते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, बट कुछ जल में भी होते हैं। ये थल पर रंग कर मतलब रेंग कर की बात चल रही है, क्रॉल करते हुए, इसलिए इस वर्ग को रेप्टिलिया भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। ये अनियततापी होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड जंतु भी बोल सकते हैं। इनकी त्वचा रूखी यानी ड्राई होती है, क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इनमें क्लोम विकास की प्रारंभिक अवस्था में पाया जाता है। इनमें गिल्स भी होते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, है ना, क्लोम यानी कि गिल्स। नेक्स्ट आते हैं वयस्क में श्वसन। श्वसन लिखा है तो उसको भाई श्वसन कर लेना। वयस्क में श्वसन क्रिया फेफड़ों द्वारा होती है। इनमें हृदय में दो आलिंद तथा आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है। दो आलिंद और एक निलय होता है। इनमें साधारणतः अंतःनिषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडे बड़े होते हैं, चूनेदार होते हैं, कवच होता है ना, तो ये उससे ढके हुए होते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे? कछुआ आ जाएगा, कच्छप जिसे टर्टल कहते हैं, है ना। और इसके अलावा घरेलू छिपकली आ जाएगी, हाउस लिजार्ड आ जाएगा, नाग आ जाएगा, ये इसको कट कर लेना। इसके अलावा करेत आ जाएगा और अजगर आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, घड़ियाल हो गया, एलिगेटर हो गया। ये सब क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। ये इसकी इमेजेस है। एंड सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट है ये। चलिए नेक्स्ट आइएगा पक्षी वर्ग की तरफ। थोड़ा सा पक्षी वर्ग भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि पक्षी वर्ग क्या होते हैं। पक्षी वर्ग की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? ये नियततापी यानी वार्म ब्लडेड जंतु होते हैं। ये हवा में उड़ते भी हैं तथा जमीन पर तेजी से चलते भी हैं। कुछ ऐसे भी इसमें जंतु आते हैं जो हवा में भी उड़ेंगे। पक्षी वर्ग की बात करूं तो कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ते भी हैं और जमीन पर चलते भी हैं। इनका शरीर तीन भागों में विभाजित होता है। ये सिर, गर्दन और धड़ में विभक्त होते हैं। इनका शरीर पैरों से ढका होता है। इनके धड़ से एक छोटी सी पूंछ भी लगी होती है। इनका जो धड़ होता है उसमें छोटी सी पूंछ भी होती है। पक्षी वर्ग में तभी तो आएंगे, ये तो पता होगा सबको। इनके जबड़े में दांत नहीं होते हैं तथा ये श्रृंगी यानी हॉर्नी होते हैं। इनके पास दांत नहीं होते हैं। किसी पक्षी के दांत देते हैं आपने? कौवे के देखे, कोयल के देखे? नहीं ना। इनमें उंगलियां नखर युक्त तो होती हैं। इनमें श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, लंग्स होते हैं इनके पास। जबकि कुछ पक्षियों में वायु कोष्ठ द्वारा भी होता है। इनके हृदय में चार वेशम यानी कि चार चेम्बर्स या फिर हम कहें चार कक्ष होते हैं, जो दो आलिंद और दो निलय में विभक्त होते हैं, जैसे हमारे होते हैं। ये अंडज होते हैं, है ना, अंडे देने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए कबूतर, गोरैया, मैना, मोर, तोता, ऑस्ट्रिच, ये सब इसी में आ जाएंगे। ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? पक्षी वर्ग के। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे? आपके पक्षी वर्ग के। नेक्स्ट आते हैं क्लास मैमेलिया की तरफ, स्तनधारी वर्ग जिसे हम कहते हैं। इस वर्ग के जंतु उच्च तापीय एवं नियत तापीय होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। इनका त्वचा बाल या रोम से ढका रहता है। इनकी जो त्वचा होती है वो बाल और रोम से ढकी होती है। इनमें बाह्य कण उपस्थित होते हैं ऐसे। इनकी त्वचा में स्वेद एवं तेल की ग्रंथियां होती है। yes, हमारे में स्वेट ग्लैंड भी होती है और हमारे में सेबेशियस ग्लैंड भी होती है जो तेल का निर्माण करती है। मादा में, एक्चुअली हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं इसमें, इसलिए मैं ऐसा नाम देती हूँ। मादा में स्तन होते हैं या दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियां होती हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो मादाएं होती हैं उनमें क्या होती है? स्तन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइएगा। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। चार कोष्ठ हृदय होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, बहुत अच्छे से पता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है, ये भी बहुत अच्छे से पता है। इनमें हमेशा अंतःनिषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी सबको पता है। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे? कंगारू, कुत्ता, बाघ, सिंह, भारतीय हाथी और क्या बोला है? गधा भी आ जाएगा, हम भी आ जाएंगे, ब्लू व्हेल भी आ जाएगी, सब आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे, गधा वधा सब आ जाएगा भाई इसमें। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हो कि इनमें आते हैं। एंड बस इतना ही था। चलिए इतना ही था, तो दैट्स इट। सो मैंने आपका एनिमल किंगडम वाला सेक्शन भी करवा दिया है। थोड़ा सा थ्योरी फॉर्म में था, मैंने कुछ कुछ को शॉर्ट में भी कराने की कोशिश करी है, ताकि हमारे बारे में, उभयचर के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में कहीं ना कहीं आपको चीज़ें पता है, बस उसको मैंने थोड़ा सा क्लासीफाई करके पढ़ाया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अब कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बैच के रिगार्डिंग देना था, जल्दी सी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप विजय सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं और अगर आप स्टेट AG एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे सब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी हैं जिसके बेस पर आप टेस्ट देकर अपने मार्क्स भी देख सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लासेस की PDF कहाँ मिलेगी, तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वहाँ जाकर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी PDF ले सकते हैं। इन क्लासेस की तो ले ही लेना, बहुत थ्योरी थी इनमें, बट फिर भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था। खैर, इतना तो पढ़ना ही है एनिमल किंगडम में, आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब मैंने पुट डाउन कर दी है। बाकी आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।